तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ हाल ही में ही रिलीज हुई एक काफी इंटरेस्टिंग प्रॉपर हॉरर फिल्म को, जिसका नाम है द डीमन डिसऑर्डर। ये एक शडर ओरिजिनल फिल्म है। मूवी काफी इंटरेस्टिंग है, कॉन्सेप्ट भी काफी बढ़िया है, इसका देखने में आपको काफी मजा आएगा। और दोस्तों मैंने हाल ही में ही एक इंडोनेशियन फिल्म को एक्सप्लेन किया है, अगर आपने नहीं देखा है जाकर देख लेना, काफी बढ़िया फिल्म है। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट दोनों में मिल जाएगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो मूवी की स्टार्टिंग में हम एक बूढ़े व्यक्ति को एक बिस्तर से बंधा हुआ पाते हैं, जिसके पैरों में चेन्स थी और वो ये बोल रहा था कि जब तुम खत्म होने वाले होगे तब उससे पहले तुम भूख, बीमारी, नेचुरल डिजास्टर्स और टॉर्चर का एक स्वाद चखोगे और तभी वो किसी की बाजू पकड़ लेता है। लेकिन ये सब एक सपना था जो कि फिलिप नाम का आदमी देख रहा था, और जिस बूढ़े व्यक्ति को फिलिप अपने सपने में देख रहा था वो कोई और नहीं बल्कि उसके ही पिता जॉर्ज थे, जिनको गुजरे हुए थोड़ा ही समय हुआ था। अब बात करें फिलिप के परिवार के बारे में तो उसके दो बड़े भाई और भी हैं, जिनमें सबसे बड़े भाई का नाम जेक है, उससे छोटे का ग्रैहम और सबसे छोटा है फिलिप। अब यहाँ से फिलिप उठकर बाहर की तरफ जाता है और बाहर उसे जेक बार्न में बुलाता है, और वहाँ पर एक गाय का बच्चा था जो कि दिखने में बिल्कुल नॉर्मल नहीं था और वो दर्द में चिल्ला रहा था, इसलिए जेक उसे अपनी गन से शूट करके खत्म कर देता है। अब इसके बाद हम ग्रैहम और उसके गराज में काम करने वाली लड़की कोल को देख पाते हैं, और उनकी बातों से हमको पता चलता है कि ग्रैहम अपने पिता की मृत्यु के बाद घर गया ही नहीं और तब से वो वहीं गराज में ही रहता है। अब हम फ्रिज में किसी के 28th बर्थडे के केक को देख पाते हैं जो कि फिलिप के लिए था। अब थोड़ी देर बाद वहां पर जेक आता है और वो पहले आकर बियर पीने लगता है, सो इसलिए ग्रैहम कोल को घर भेज देता है और वो जेक को भी वहां से जाने के लिए बोलता है। अब यहाँ पर मूवी के अंदर एक मिस्टेक है। पहले सीन के अंदर जेक की बियर्ड और बाल ब्लैक थे, लेकिन अब वो ग्रे हैं और मूवी की टाइमलाइन एकदम स्ट्रेट है। तभी जेक जो होता है वो ग्रैहम को ब्लड ओथ के बारे में बताता है जो कि उन 3 भाइयों ने ली थी, और वो उसे फिलिप की एक वीडियो दिखाता है और बोलता है कि शायद उनके पिता वापस आ चुके हैं। और वीडियो के अंदर हम फिलिप को पॉजेस्ड हालत में देखते हैं और वो जेक के ऊपर हमला कर रहा था। खैर अब ये बात सुनकर ग्रैहम को भी ना चाहते हुए जेक के साथ वापस घर जाना पड़ता है, क्योंकि जैसा उस वीडियो में फिलिप कर रहा था वैसे ही उनके पिता किया करते थे, इसलिए वो उन्हें बांध कर रखा करते। यानी कि शुरुआत में इनके पिता को बिस्तर से जो बांध कर रखा गया था उसका रीजन यही था। अब थोड़ी देर के बाद में वो दोनों ही घर पहुंच जाते हैं और ग्रैहम वापस आकर बिल्कुल खुश नहीं था और उसे पास्ट का एक विजन आता है जिसके अंदर वो अपने पिता को देखता है। बेसिकली ग्रैहम की यहाँ पर काफी दर्दनाक यादें थी, जिसके चलते वो यहाँ पर वापस नहीं आना चाहता था। अब क्योंकि फिलिप सो रहा होता है तो जेक ग्रैहम को काउच पर ही सोने के लिए कहता है, और उसके जाने के बाद में ग्रैहम डोर लॉक की हेल्प से अपने पिता के रूम के अंदर देखता है जिसे बाहर से सील करा गया था। फिर ग्रैहम सो जाता है, लेकिन आधी रात को उसे कुछ आवाज सुनाई देती है जो कि किचन से आ रही थी, और उसे किचन में अपने पिता दिखाई देते हैं। लेकिन जब वो ग्रैहम की तरफ मुड़ते हैं तो वो पूरी तरह से पजेस हो रखे थे और वो जिंदा मुर्गे को खा रहे थे। खैर अचानक से ही वो ग्रैहम के ऊपर हमला कर देते हैं, लेकिन होता यह है कि ये भी एक बुरा सपना था। अब इसके बाद ग्रैहम उठकर बाहर चला जाता है, जहां पर जेक चिकन बार्न को सील कर रहा था क्योंकि सभी चिकन्स बहुत ही ज्यादा डरी हुई थी। खैर फिर वो दोनों वापस घर के अंदर चले जाते हैं और हम ये देख पाते हैं कि जेक अपने पिता की मृत्यु के बाद बहुत ही ज्यादा ड्रिंक करने लग गया था। यहाँ पर ग्रैहम को ये लग रहा था कि जो बीमारी उसके पिता को थी शायद से वही फिलिप को हो गई है और उन्हें फिलिप को डॉक्टर के पास लेकर जाना चाहिए। तो जेक इस बात पर यह कहता है कि जब से उनके पिता गुजरे हैं तो उसके बाद से ही सभी जानवरों के जो बच्चे हैं वो डिफॉर्म पैदा हुए थे, और ऐसा हमने शुरुआत में गाय के बच्चे को भी देखा था। इवन वो तो किसी जानवर की तरह भी नहीं दिखते। बहुत ही अजीब चीजें हो रही थी वहां पर। अब ये कोई डिजीज कह लो या फिर कोई कर्स कह लो, लेकिन इसके चलते ऐसी चीजें यहाँ घट रही थी। अब ये दोनों अभी बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी वहां पर इनका सबसे छोटा भाई फिलिप आ जाता है, और ग्रैहम उसकी अंडर आर्म्स की साइड में किसी तरह के निशान को देखता है जो कि फिलिप के हिसाब से एलर्जी थी। लेकिन जेक और ग्रैहम को पता था कि वो क्या है, क्योंकि सेम उनके पिता पर भी ऐसे ही निशान हो गए थे। अब हम ये देख पाते हैं कि फिलिप ग्रैहम के ऊपर अक्सर गुस्सा करता रहता था, लेकिन था तो वो उसका भाई ही, तो वो उसको माफ कर देता है। फिर फिलिप चिकन्स को खाना देने जाता है और ग्रैहम भी उसके पीछे जाता है। अब वो उससे उस रात के बारे में पूछता है, लेकिन वो बताता है कि उसे कुछ याद नहीं है, जिसके बाद वो वहां से चला जाता है और सीन अब रात की तरफ आता है और ग्रैहम को फिर से फ्लैशबैक्स आने लगते हैं, जिसके अंदर हम देखते हैं कि उनके पिता उन तीनों से बहुत प्यार करते थे। फिर इसके बाद ग्रैहम सोने चले जाता है, लेकिन रात को फिर से उसे कुछ आवाज सुनाई देती है। वो जाकर चेक करने लगता है और फिलिप के रूम में वो एंटर करता है, लेकिन वहां फिलिप मौजूद नहीं था, लेकिन बिस्तर के नीचे से किसी चीज की आवाज आ रही थी, और चेक करने पर ग्रैहम
ग्रैहम को बिस्तर के नीचे एक चिकन मिलता है, इसलिए वो उसे उठाकर बाहर छोड़ने चला जाता है। लेकिन जैसे ही वो उसको बाहर छोड़ने जाता है तो उसे वहां पर एक एक करके कई सारे मृत चिकन दिखाई देते हैं, और जब वो बार्न के अंदर जाता है तो वहां फिलिप्स उन चिकन्स को जिंदा ही खा रहा था। और जब ग्रैहम उसे बुलाता है तो ग्रैहम देखता है कि फिलिप की आंखें एकदम लाल थी और वो सीधा ग्रैहम के ऊपर हमला कर देता है और उसकी छाती पर काट लेता है, जिससे कि ग्रैहम चिल्लाने लगता है, जिसकी आवाज सुनकर वहां पर जेक भी आ गया था। तभी ये दोनों फिलिप को उठाकर अंदर लेकर जाते हैं और वो दोनों ये नोटिस करते हैं कि कोई चीज फिलिप के गले में रेंग रही थी। तो जेक किसी तरह से फिलिप के मुंह में हाथ डालकर उस चीज को बाहर निकालता है, लेकिन उस चीज की वजह से फिलिप के मुंह से खून निकलने लगता है, जो कि उन चिकन्स का था जिनको फिलिप ने खाया था। ऐसा लग रहा था कि ये जो कोई भी चीज थी वो उनको कंज्यूम कर रही थी, और जो चीज फिलिप के मुंह से निकली थी वो एक पैरासाइट की तरह था और वो वहां से भागने लगता है। और जब ग्रैहम उसका पीछा करता है तब बाथरूम का दरवाजा अपने आप लॉक हो जाता है, जिसका मतलब ये कोई एलियन पैरासाइट नहीं है बल्कि वो एक डिमोनिक पैरासाइट है। और सबसे बड़ी बात मुझे ये लगती है कि यहाँ पर ये डीमन नहीं बल्कि शायद से खुद डेविल हो सकता है एक पैरासाइट के रूप में, क्योंकि जो लाइंस ग्रैहम के पिता स्टार्टिंग में बोल रहे थे कि वो सड़ेंगे, बहुत ही ज्यादा दिक्कत उनको आएगी, वो सेटन के रेफरेंस को दिखाती है। बिकॉज सेटन तब मजे लेगा लोगों को दिए जाने वाले हंगर, थर्स्ट, टॉर्चर और जो खुद गॉड ह्यूमंस को देगा। खैर फिर इन सब के बाद ग्रैहम और जेक खुद को पहले साफ करते हैं और उसके बाद वो दोनों कुछ वेपन्स लेकर बाहर आते हैं उस पैरासाइट को ढूंढने के लिए, और वेपन्स के नाम पर वो चीजें बस मजाक थी। खैर वो दोनों अब पूरे फ्लोर पर और चीजों के नीचे उस पैरासाइट को ढूंढने लगते हैं, लेकिन वो उन्हें कहीं नहीं मिलता क्योंकि वो उनके ऊपर छत पर चिपक गया था। इसलिए ग्रैहम जेक को एक डंडा देता है जिसकी मदद से वो उस पैरासाइट को नीचे गिराने की कोशिश कर रहा था, और ग्रैहम उस पैरासाइट को गिरते ही एक बैग में रख लेता है। लेकिन वो पैरासाइट बहुत स्मार्ट था, वो जेक के डंडे से बचने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन जेक उसे किसी तरह से नीचे गिरा देता है और ग्रैहम उसे उस बैग में डालकर बंद कर देता है। फिर वो दोनों ही उस पैरासाइट को एक कंटेनर में ले जाकर बंद कर देते हैं, जिसके बाद फिलिप का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसके अंदर वो अपने पिता के लिए खाना छोड़कर वहां से जाने वाला था, लेकिन वो अपने पिता की बातों में आकर उनके पास बैठ जाता है, जो कि बिल्कुल सख्त मना था। उन तीनों को ही अपने पिता के पास जाने के लिए मना करा गया था और ये रूल खुद उनके पिता ने बनाया था। अब यहाँ पर हमको ये पता चल जाता है कि क्यों उसने ये रूल बनाया था, क्योंकि उनके पिता उस पैरासाइट से पॉजेस्ड हो रखे थे। स्टार्टिंग में जो उनकी हालत थी वो इसी पैरासाइट की वजह से थी, और इसलिए वो फिलिप पर हमला कर देते हैं, लेकिन वो किसी तरह बचकर वहां से भाग जाता है, और यही चीज हमने उसके नाइटमेयर में देखी थी। फिर हम प्रेजेंट में आ जाते हैं जहां पर हम फिलिप को चेन्स में बंधा हुआ पाते हैं, और उसके पास ग्रैहम आता है और वो ये कहता है कि अब पैरासाइट बाहर है तो वो उसको आजाद कर दे क्योंकि अब वो ठीक है, और ग्रैहम भी उसको आजाद कर देता है। जिसके बाद जेक बार्न में मरे हुए चिकन्स को उठाने लगता है और ग्रैहम घर के अंदर जो खून फैला हुआ था उसको साफ करने लगता है। जिस बीच हम फिलिप को देख पाते हैं जिसका कनेक्शन अभी भी उस पैरासाइट से कनेक्टेड था। उसके अंदर से पैरासाइट तो निकल गया, लेकिन जो एक कनेक्शन होता है काइंड ऑफ एक फॉल्स पोजीशन अभी भी उसके पास था। तो वो जो पैरासाइट होता है वो फिलिप को ऑर्डर देता है कि वो उस कंटेनर को खोल दे, और वो उस कंटेनर को खोल भी देता है, जिसके चलते वो पैरासाइट वापस से उसके शरीर में चला गया था। फिर ग्रैहम को अपने पिता के रूम में से कुछ आवाज आने लगती है जो कि सील्ड था, जिसके बाद वो रूम के बाहर से लकड़ियों को हटाकर अंदर चला जाता है, जो कि उसकी गलती थी, उसे नहीं जाना चाहिए था। उनके पिता ने उसको मना किया था ऐसा करने से। खैर अपने पिता की चीजें वो देखने लगता है और वहीं बिस्तर पर उसके पिता के खून के दाग भी थे जहां पर उनको बांध कर रखा जाता था। जिसके बाद वहां पर जेक आ जाता है और वो ग्रैहम को वहां से चलने के लिए कहता है, क्योंकि उनके पिता ने ही खत्म होने से पहले वहां पर आने से उन्हें मना किया था, और इसलिए उन्होंने उस रूम को सील भी कर दिया था। मुझे लगता है कि ये जो पोजीशन है या फिर ये जो पैरासाइट है वो बहुत ही भयानक है। खून के दागों से भी शायद से कुछ हो सकता था। अब यहाँ जेक को पता नहीं था कि ग्रैहम ने फिलिप को आजाद कर दिया है, इसलिए वो बैठकर टीवी देखने लगता है और ड्रिंक करने लगता है। और उधर ग्रैहम जो होता है वो बाथरूम में देखता है जहां पर फिलिप ने काटा था, और वहां पर आंख फॉर्म हो रही थी। अब यहाँ एक ज़ॉम्बी वायरस वाला कॉन्सेप्ट है, जिस पर्सन को पजेस पर्सन काटेगा या फिर स्क्रैच करेगा वो पजेस होने लगेगा। लेकिन यहाँ सीन ये है कि जिस डीमन ने जिस पहले पर्सन को यानी कि पहले होस्ट को पजेस किया हुआ है, जब तक वो खत्म नहीं होगा तब तक दूसरा पर्सन पजेस नहीं हो पाएगा। यानी कि उसके ऊपर स्क्रैच तो आ गए, यानी कि उसको इन्फेक्शन तो आ गया, लेकिन फुल पोजीशन तब होगा जब पहला व्यक्ति खत्म होगा। जैसे कि हमने शुरुआत में फिलिप के एक नाइटमेयर को देखा था जो कि रियल था। रियल में ऐसा हुआ था कि उसके पिता के पास वो खाना लेकर गया था, जिसके चलते उसके पिता ने उस पर हमला किया और उसको स्क्रैच कर दिया था, जिसके चलते फिलिप का जो पजेस कनेक्शन था वो जुड़ गया था, यानी कि उस डीमन से। और आपने नोटिस करा होगा वो जो अंडर आर्म्स के पास वाले निशान थे वो असल में उसके डैड के ही स्क्रैच वाले निशान थे, और ऐसा ही शायद पहले उसके पिता के साथ भी हुआ होगा। माइट भी उनके डैड ने किया होगा या फिर किसी और ने। अब जैसे ही फिलिप के पिता खत्म हुए तो ये पोजेशन कंप्लीट हो चुका था, और इसके चलते ही फिलिप पूरी तरह से पजेस्ड हालत में आ गया।
और शायद अगर ग्रैहम उस पैरासाइट को कंटेनर में डालने के बजाय खत्म कर देता तो ये पैरासाइट डीमन वाली चीज ही खत्म हो जाती। लेकिन क्योंकि अब वो फिर से फिलिप के अंदर है तो उन्हें फिलिप के अंदर से उसे निकाल कर मारना होगा। अब इसके बाद हम ये देख पाते हैं कि जब जेक टीवी देख रहा था तब उसके पीछे से कोई बहुत तेजी से निकलता है। जब वो चेक करता है तो उसे अपने पिता के रूम में फिलिप नजर आता है। फिर उसे फ्लैशबैक आते हैं जिसमें हम नोटिस करते हैं कि ग्रैहम ने अपने पिता को मारने की कोशिश करी थी लेकिन वो ठीक से खत्म नहीं हो पाए थे और पजेस होकर वापस जिंदा हो गए। उन्होंने ग्रैहम पर हमला कर दिया था और जेक डर के मारे कुछ कर ही नहीं पाया, इसलिए फिलिप ने वहां पर आकर अपने पिता के सर में एक रॉड मारकर उन्हें खत्म किया था। तो ऐसे करके वो खत्म हुए थे। फिर इसके बाद ग्रैहम वहां से दूर चला गया और फिलिप धीरे धीरे इन्फेक्टेड होता रहा और पोजेशन स्टेट तक पहुंच गया था। यानी कि इस पैरासाइट को थोड़ा टाइम लगता है पोजेस करने में, लेकिन जब वो पोजेस करता है तो वो बहुत ही भयानक पोजेशन होता है। यानी कि उसका लिंक इजीली नहीं टूटता, यानी शरीर से निकलने के बावजूद भी उसका अपने होस्ट के प्रति जो कनेक्शन होता है वो वैलिड रहता है। खैर, अब ये बात याद करते ही कि फिलिप ने उनके पिता को मारा था तो जेक फिलिप को मारने लगता है क्योंकि उसने बहुत ही ज्यादा ड्रिंक कर ली थी, उसे होश ही नहीं था। इसलिए वहां पर ग्रैहम आता है और वो जेक को चोक करके बेहोश कर देता है। तभी ग्रैहम फिलिप से ये कहता है कि वो दोनों उस घर से दूर चले जाएंगे, उसको छोड़ देंगे क्योंकि ये घर ही श्रापित है और मनहूस है। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि पैरासाइट अभी भी फिलिप के अंदर मौजूद था। खैर, इसके बाद ये दोनों ही कार में बैठकर वहां से जाने लगते हैं। लेकिन तभी रास्ते में हम नोटिस करते हैं कि फिलिप की बॉडी से ब्लीडिंग हो रही थी, तो इसलिए ग्रैहम कार को गराज की तरफ लेकर जाने लगता है और गराज में हम कोल को देखते हैं जो कि स्मोक कर रही थी कि तभी वहां ग्रैहम और फिलिप आ जाते हैं और फिलिप की हालत को देखकर कोल एम्बुलेंस बुलाने के लिए कहती है, लेकिन ग्रैहम इस चीज के लिए मना कर देता है क्योंकि इससे प्रॉब्लम हो सकती थी, कोई और भी इन्फेक्ट हो सकता था और ग्रैहम ऐसा नहीं चाहता। क्योंकि सोच कर देखो कि अगर ये डीमन पैरासाइट दुनिया भर में फैल गया तो धरती पर क्या ही तबाही मचेगी। खैर, फिलिप खून की वॉमिट कर रहा होता है और ग्रैहम कोल को फिलिप का ध्यान रखने के लिए बोलकर खुद अपने ऑफिस में चला जाता है और वो जाकर एक शॉकिंग चीज करता है। वो अपने चेस्ट में से उस पैरासाइट को एक सीजर की हेल्प से निकालने की कोशिश कर रहा था और बाहर कोल जो होती है वो मदद के लिए कॉल कर देती है। लेकिन तभी वो नोटिस करती है कि पीछे तो फिलिप था ही नहीं और यहाँ पर वो फिलिप को ढूंढने लगती है कि तभी फिलिप पजल स्टेट में कोल के पीछे आकर खड़ा हो जाता है और अचानक से लाइट चली जाती है। अब कोल डर कर सीधा ग्रैहम के ऑफिस में चली जाती है और पूछने लगती है कि ये सब हो क्या रहा है। लेकिन तभी वहां की सभी चीजें उन दोनों पर आकर गिरने लगती हैं, तो वो दोनों टेबल के नीचे छिपकर खुद को बचाते हैं और जब चीजें गिरना रुकती हैं तो वो दोनों बाहर आते हैं और वो दोनों फिलिप को ढूंढते हैं। लेकिन फिलिप के बजाय वहां पर जेक आ जाता है अपनी गन लेकर और वो ग्रैहम पर गन पॉइंट कर देता है और वो उससे फिलिप के बारे में पूछता है। लेकिन ग्रैहम तो खुद यहाँ पर उसको ढूंढ रहा था, तो ये दोनों ही अब कोल को ग्रैहम के ऑफिस में भेजकर खुद अपने भाई फिलिप को ढूंढने लगते हैं और उन्हें फिलिप थोड़ा ढूंढने पर एक जगह उल्टा लटका हुआ मिलता है। अब वो दोनों उसे बहुत मुश्किल से पकड़कर चेन से बांधते हैं और उधर कोल ने पुलिस को कॉल कर दिया था। खैर, अब यहाँ पर क्योंकि वो पैरासाइट एक डीमन था इसलिए ग्रैहम और जेक वहाँ कुछ चीजों के साथ एक क्रूसीफिक्स बनाकर फिलिप के ऊपर टांग देते हैं। अब ऐसा करने के बाद ये दोनों ही कार में बैठकर ये सोचते हैं कि आखिर क्या किया जाए, तो ये दोनों ही डिसाइड करते हैं कि इन्हें फिलिप के अंदर से फिर से उस डीमन पैरासाइट को निकालने की कोशिश करनी पड़ेगी। अब जैसे ही वो वहां से बाहर जाकर उस पैरासाइट को निकालने की कोशिश करने लगते हैं तभी कोई दरवाजा या फिर शटर को नॉक करता है। वो देखते हैं कि बाहर 2 पुलिस ऑफिसर्स थे जो कि वहां पर किसी की हेल्प कॉल सुनकर आए थे। खैर, पहले वो दोनों फिलिप को उठाकर बाथरूम में लेकर जाते हैं और फिर ग्रैहम जेक को कोल के पास जाकर उसे शांत रहने के लिए कहता है और खुद वो पुलिस ऑफिसर्स को बातों में उलझाने लगता है। यहाँ पर 2 पुलिस ऑफिसर्स थे जो कि एक फीमेल होती है जिसका नाम पीटर्स था और मेल ऑफिसर का नाम टेरी था। अब इधर फिलिप की बॉडी में से वो जो पैरासाइट डीमन होता है वो एक फुल डीमन के रूप में धीरे धीरे निकलने लगता है। खैर, अब ग्रैहम को भी मजबूरी में इन दोनों ही पुलिस ऑफिसर्स को अंदर चेकिंग के लिए लाना पड़ता है। खैर, इधर वो पैरासाइट डीमन धीरे धीरे एक फुली ग्रोन डीमन में बदल गया था। अब यहाँ वो दोनों पुलिस ऑफिसर्स आकर अंदर चेक करने लगते हैं। टेरी बाथरूम में चेक करने चला जाता है और पीटर्स ऑफिस में चेक करने चली जाती है। लेकिन बाथरूम में टेरी को इंजर्ड हालत में फिलिप और वही डीमन मिलता है। यहाँ पर पीटर्स जेक और कोल को ही देख लेती है। लेकिन तभी टेरी अचानक चिल्लाने लगता है और बाथरूम का दरवाजा अंदर से बंद हो जाता है, तो पीटर्स कुछ नहीं कर पाती और अंदर डीमन जो होता है वो टेरी के फेस को वॉल से मार मार कर उसके फेस को बहुत ही ज्यादा खराब कर देता है और मौका देखकर जेक पीछे से अपनी गन को पीटर्स के सर में मारकर उसे बेहोश कर देता है। लेकिन इसके चलते उसने अपने ही पैर में शूट कर लिया था, तो ग्रैहम उसको संभालता है और कोल जेक के पैर को कपड़े से कवर करती है ताकि खून ज्यादा न बहे। अब ग्रैहम फिलिप को लेने चला जाता है और वो उसे बाहर लेकर आता है।
तभी जो कोल होती है वो ड्रिंक लेने चली जाती है वेंडिंग मशीन से और फिलिप ग्रैहम को बताता है कि वो डीमन वाला पैरासाइट वहीं पर है और सही में वो वहीं पर था क्योंकि वो डीमन वेंडिंग मशीन के पास ड्रम्स के पीछे छुपा हुआ था और वो बाहर निकलकर ग्रैहम और बाकियों की तरफ आने लगता है और उस डीमन के हेड पर वो निशान भी था जो कि फिलिप के रॉड के हिट करने से बना था जब उसने अपने पिता को मारा था। अब हम एक फ्लैशबैक देख पाते हैं जिसके अंदर इनके पिता अपने बेटों यानी कि फिलिप, ग्रैहम और जेक के साथ एक ब्लड ओथ ले रहे थे जिसके अकॉर्डिंग अगर वो अपना कंट्रोल खो दें या फिर डीमन में बदल जाएं तो वो उसको खत्म कर दें और वो तीनों साथ होने चाहिए। फिर हम प्रेजेंट में आ जाते हैं और ग्रैहम जेक से गन लेकर उस डीमन को शूट कर देता है जिसके बाद ग्रैहम अब अगला इन्फेक्टेड बन जाता है। यानी कि यहाँ पर ये तीनों जो बेटे थे यानी कि इनकी जो ब्लड लाइन थी उसके अंदर ये डीमन इन्फेक्शन पहले से ही था। अगर एक मर जाएगा तो अगला इन्फेक्ट हो जाएगा और ये जो डीमन इन्फेक्शन था वो छाती से शुरू होता था। खैर अब ग्रैहम जैसे ही नेक्स्ट इन्फेक्टेड बनता है तो वो अपने ऑफिस में भाग जाता है और खुद को शूट करके वो खत्म करने वाला था ताकि ये रुक जाए कि तभी जेक और बाकी सब अंदर आकर उसे पकड़ लेते हैं और जेक एक नाइफ की मदद से उस पैरासाइट को ग्रैहम की छाती से निकालने की कोशिश करने लगता है और बहुत मेहनत और दर्द के बाद वो पैरासाइट बाहर निकल आता है और जेक उसे शूट करके मार डालता है। लेकिन अभी सब कुछ ठीक नहीं हुआ था क्योंकि वहां पर और पुलिस ऑफिसर्स आ रहे थे तो वो सब एक कार में बैठकर वहां से भागने लगते हैं। ऑब्वियस ही बात थी कि वहां पर पुलिस ऑफिसर्स खत्म हुए थे जिसके चलते कोई भी एक्सप्लेनेशन बिल्कुल भी पुलिस के सामने ठीक नहीं थी। कौन मानेगा कि यहाँ पर डीमन था या पैरासाइट था जिसने ऐसा किया था, जिसके चलते यहाँ पर वो वहां से निकल जाते हैं ताकि उनको पुलिस ना पकड़ ले। और बूम, इसी के साथ में डीमन डिसऑर्डर फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी द डीमन डिसऑर्डर फिल्म की कहानी। अब देखा जाए तो इन तीनों के ही पिता जो थे उनके अंदर ये डीमन था और ये डीमन एक पैरासाइट के रूप में था जो कि कभी भी अपना रूप ले सकता था, एक्चुअल रूप में आ सकता था अपने होस्ट की एनर्जी के कंज्यूम करने के बाद। बट अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि ये डीमन आखिर इनके पिता के अंदर आया कैसे था। तो देखो, हो सकता है कि इनके ब्लड लाइन वालों ने कोई ना कोई रिचुअल किया होगा अपने डिमांड्स को पूरा करने के लिए, लेकिन इवेंचुअली इन सबको पता चल गया होगा कि जो डीमन पैरासाइट है वो भयानक है, वो इच्छाएं पूरी नहीं करता बल्कि उल्टा अपना काम निकालता है, जिसके चलते इनके पिता को ये बात पता चल चुकी थी। तो इनके पिता ने एक ब्लड ओथ ली थी कि जब भी इस डीमन को खत्म करना है तो उन्हें मिलकर ही ऐसा करना पड़ेगा क्योंकि इनके सबके शरीरों के अंदर ये इन्फेक्शन था। मतलब कि इस डीमन ने इस पूरी ब्लड लाइन के मर्दों को अपना शिकार बनाया हुआ था। एक खत्म हो जाएगा तो दूसरे के अंदर इन्फेक्शन चला जाएगा, ऐसे करते करते सबके अंदर ये इन्फेक्शन जा सकता था। एंड ऑब्वियस ही बात है वो डीमन है तो हो भी सकता है कि वो किसी और के अंदर भी खुद को डाल सकता है। एंड आई बिलीव कि यहाँ पर हो सकता है कि शायद टेरी के अंदर भी ये डीमन चला गया होगा क्योंकि इन लोगों ने देखो डीमन को मार तो दिया, यानी कि उस पैरासाइट को निकाल कर खत्म कर दिया, लेकिन आई बिलीव कि पक्का उस डीमन ने अपना एक बैकअप प्लान बना लिया होगा। और इन लोगों के पास सबसे बढ़िया मौका तब था जब इन्होंने उस डीमन को फिलिप के अंदर से निकाला था, तब ये उस डीमन को खत्म कर सकते थे, लेकिन इन्होंने उसको एक कंटेनर में ही बंद कर दिया। और आप ये भी सोच रहे होंगे कि ये डीमन एनर्जी कैसे लेता है, तो जो होस्ट की स्पिरिट थी उससे तो एनर्जी मिलती ही थी, लेकिन साथ ही साथ उस बार्न के अंदर वो चिकन्स को, गोट्स को, बफेलोस को खाकर ये सब एनर्जी ले रहा था। तो दोस्तों ये थी डीमन डिसऑर्डर फिल्म की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एक्सप्लेनेशन और थियोरीज पसंद आई होंगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और दोस्तों मैंने हाल ही में ही एक्सप्लेन किया है एक काफी इंटरेस्टिंग इंडोनेशियन हॉरर फिल्म को, जिसका एक्सप्लेनेशन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में मिल जाएगा, जाकर जरूर देखना, काफी बढ़िया फिल्म है। और चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, कॉमेंट कर दीजिए। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए